हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि मैं आज आपको 450 क्वेश्चंस के अराउंड सॉल्व करने जा रहा हूँ फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, है ना, जिसमें आपका जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों आएंगे। इन दोनों से 450 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको सिंपली और जल्दी इतना बताने जा रहा हूँ कि आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर 100% नहीं तो 90% जो आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं 450 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे बायोलॉजी से। सो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविनस। सेकंड आता है आपका, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आंसर है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। थर्ड है आपका यहाँ पे कि जीव अथवा जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और बॉटनी कौन है, किसे कहा जाता है? मैं यहाँ पे इसका जो ऑप्शन लिखना भूल गया या आंसर लिखना भूल गया। सो आपने ध्यान रखना है, फादर ऑफ बॉटनी और जूलॉजी को कहा जाता है एरिस्टोटले या एरिस्टोटल, है ना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमेशा जो कन्फ्यूजन होती है, अगर आपसे ओनली फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी पूछा गया है तो एरिस्टोटल है। अगर आपसे फादर ऑफ बॉटनी पूछा गया है, बॉटनी एक बायोलॉजी का पार्ट है, बट जो फादर ऑफ बॉटनी है वो है थियोफेरेस्टस। ये चीज़ आपने यहाँ पे हमेशा याद रखनी है ना। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? वो आपका ह्यूगो डी व्रीज ने, है ना, ह्यूगो डी व्रीज ने, या आपका ह्यूगो डी व्रीज इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, फार्मास्यूटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है? हिपोक्रेप्टस। ये आपने सुना होगा बहुत बार। विकास का मुख्य कारक क्या है? आंसर है आपका नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक बर्न। नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, यानी नील हरित शैवाल की। नेक्स्ट है आपका, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल यानी डोरमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, डोरमेंसी पीरियड होता है जब कोई आपका जानवर हो या प्लांट हो अपने आप को हाइबरनेट करता है। क्या करता है? हाइबरनेट करता है, मतलब कि छुपाता है या एकदम से मतलब कांस्टेंट हो जाता है ना। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे आपने स्नेक देखा होगा, है ना, सांप होता होगा, वो क्या करता है, वो सर्दी में अपने आप को हाइबरनेट कर जाता है, मतलब गर्म इलाके में जाता है, गर्म जगह में जाता है जहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, ठंड ना पहुँच सके। क्योंकि जो सांप होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। उनके अंदर जो ठंडा ब्लड पाया जाता है। अगर वो थोड़ा सर्दी में आते हैं तो उनकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं, आपस में हाइबरनेट कर जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। तो जो डोरमेंसी पीरियड को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। वैसे ही इससे रिलेटेड एक और वर्ड है, दैट इज एस्टिवेशन। अगर आपसे पूछा जाए एस्टिवेशन, एस्टिवेशन होता है कि जिसके पास वार्म ब्लड होता है, यानी काफ़ी गर्म खून होता है, गर्म खूनी एनिमल्स जो सर्दियों में ही बाहर निकलते हैं उनको बोलते हैं एस्टिवेशन, है ना। नेक्स्ट है आपका, विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। तितलियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ तितलियाँ इज नोन एज लेपिडोटेरोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक होता है कि इस तरह से एक जाल बिछाया जाता है लाइक दिस, है ना, उसके ऊपर गमले लगाए जाते हैं, है ना, जिसमें जो है प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, जो ये प्लांट ग्रो होते हैं विदाउट सॉइल, मेन बात है हमने याद रखना है, विदाउट, मृदा विहीन, विदाउट सॉइल, इसमें सॉइल यूज़ नहीं होती है। जो ये गमले हैं इनमें जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट। अगर आपने सुना होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, है ना। तो इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं और विदाउट सॉइल जो है वो
हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू पौधे फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है ना। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स इज नोन एज ओलेरिकल्चर, है ना। देखो यहाँ पे सब्जी के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है, ओलेरिकल्चर। वैसे आपका पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट है आपका सिल्विकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें डैश डैश का अध्ययन किया जाता है। सिल्विकल्चर में हमेशा स्टडी ऑफ प्लांट्स किया जाता है या आप वनों के विकास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। सो इसीलिए मैं आपको जो है क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी फास्ट रीड कर रहा हूँ और ना ही ज़्यादा डीप में कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑन्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पक्षियों का। सिंपल सी बात है ना। ऑन्थो है आपका ऑरिन्थोलॉजी, इसका एक्चुअल वर्ड होता है इंग्लिश में ऑर्निथोलॉजी। मैं आपको स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद इसको भी ऑर्निथोलॉजी ही पढ़ते होगे, ऑरिन्थोलॉजी इस तरह से ना। नेक्स्ट है आपका जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, इकोलॉजी। आप इसका नेम ही देख सकते हैं, इकोमोरलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इको का मतलब होता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम जो है जीव जंतु और जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। जीवो और वातावरण, है ना। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, जीवो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, दैट इज नोन एज ब्रायोलॉजी। नेक्स्ट है आपका जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, जिसमें आपको जो है आप किसी एक प्लांट का सेल ले सकते हैं। मानो यहाँ पे एक मीडियम प्रोवाइड कराया है, क्या कराया है, मीडियम, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ है। अब यहाँ पे अगर आप किसी एक प्लांट का सीड डाल दो या किसी प्लांट का एक सेल डाल दो यानी कोशिका, तो वो कोशिका क्या करेगा, इन खाद्य पदार्थ का यूज करेगा और यहाँ पे डिवीजन शो करेगा, है ना। बहुत सारे, एक कोशिका से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से एक पूरा जो है वो टिश्यू तैयार हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं जो बहुत सारे सेल है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं यानी उत्तक बनाते हैं, बहुत सारी कोशिका मिलके। सो यह है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है आपका, ये तो आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑब्वियसली सेल का। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज आपका हम बोल सकते हैं इक्थियोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, झाड़ियों के अध्ययन से, डेंड्रोलॉजी, है ना। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है ना, हिपोक्रेट्स की। साइटोलॉजी फिर से रिपीट हो गया ये स्लाइड भी यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है ना, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान। टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है स्टूडेंट्स कैरोलस लिनियस को। अगर यहाँ पे आपने स्पेलिंग देखनी है तो आपका ये है कैरोलस, LINNEOUS, ठीक है, कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी क्या होता है, जिसमें एक प्लांट की अरेंजमेंट की जाती है ना। अगर आप किसी नए प्लांट को स्पेसिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब नए प्लांट को ढूंढते हैं, पहली बार देखते हैं, तो उसको आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ग में डालोगे यानी क्लास में डालोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे और उसकी नेमिंग करेंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, लुईस पाश्चर को, है ना। जो माइक्रोबायोलॉजी की खोज है वो की है लुईस पाश्चर ने, और बैक्टीरियोलॉजी की है रॉबर्ट कोच ने, और इम्यूनोलॉजी की है एडवर्ड जेनर ने, ये आपने ध्यान रखना है। और साइटोलॉजी की है यानी सेल की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछा जाए लिविंग सेल की खोज किसने की है, वो की है एंटोन वैन लीवनहोयक ने, एंटोन वॉन लीवनहोयक ने, है ना। तो आपने ये सारे जो टर्म याद रखने हैं। उसके बाद जेनेटिक्स की खोज किसने की, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना। हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है। आधुनिक आनुवंशिक की जनक किसे कहा जाता है, TH मॉर्गन को, यानी थॉमसन मॉर्गन को।
जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक किसे कहा जाता है? पॉल वर्क को हमेशा जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। स्टूडेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जेनेटिकली इंजीनियर कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं। आपने जीन लिया, उस जीन को आपने जो है वो एक एडल्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हेनरी हॉर्वे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एमओपी अयंगर। जीन थेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? एंडरसन। ब्लड ग्रुप का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्ल लैंडस्टीनर। जंपिंग जीन की खोज किसने की? मैक क्लिंटॉक ने जंपिंग जीन को हम जो ट्रांसलोकेशन के मैकेनिज्म से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मैमोलॉजी है ना। मैमोलॉजी में अभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हर्पेटोलॉजी। अंतस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोक्राइनोलॉजी है ना। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर हिंदी में पढ़ने में मिस्टेक हो जाए तो मुझे आप माफ़ कर देना, क्योंकि मैं एक तो जल्दबाजी में क्वेश्चन ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से मेरा एक्चुअली जो साइंस है वो इंग्लिश मीडियम है, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम में, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी है ना। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, एंथ्रोपो मतलब कि मानव जाति। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टैक्सोनॉमी में क्या होता है, किसी नई स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन, उसका नामकरण और उसका किसी एक पर्टिकुलर क्लास में रखना, यानी वर्गीकरण में रखना। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। मतलब ब्लड से स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। जाइलम वेसल का अभाव होता है, क्या होता है आपका? अनावर्तबीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। अनावृत्तिबीजी एवं टेरिडोफाइट में। इनके कहने का मतलब है कि जो जाइलम वेसल है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो एक्चुअल में टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं। कौन से क्षार यानी बेस डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? है ना। एबिनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये एबिनिन नहीं है स्टूडेंट्स, ये है एडिनिन। इस तरह से स्पेलिंग में लिखता हूँ, एडिनिन और आपका ग्वानिन और साइटोसिन जो वो डीएनए एंड आरएनए में पाया जाता है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि डीएनए में एब्सेंट कौन सा क्षार होता है? तो वो होता है यूरासिल। यूरासिल जो है ओनली आरएनए में पाया जाता है, वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाशिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना और स्ट्रोमा में। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ डिटेल में देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनी है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड और जाइलम वेसल से रिलेटेड, है ना, और जो प्लांट है वो पानी कैसे लेते हैं, खाद्य पदार्थ कैसे लेते हैं, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसियानिन। हीमोसियानिन जो है कैसे ऐसा केमिकल है जिससे जो है वो रक्त का कलर जो हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ईस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया, MMPL। माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया जो है वो सबसे छोटा जीव है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? बिल्कुल बेसिलाई की तरह, है ना। जीवाणुक कोशिकाओं और नील हरित शैवाल में क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है इनमें, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ कोशिका, जिसके अंदर पूरी एनर्जी स्टोर होती है। कवक, लाइकेन, जीवाणु और हरे शैवाल में से किसके वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता? जीवाणु। जो जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, है ना। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और उन जीवाणु को बोलते हैं हम नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, है ना। आप जो है ये चीज़ भी यहाँ पे मेरे चैनल पे जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं या देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे, अधिक नमक वाले अचार पिकले में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका मुख्य कारण बताएं। ड्रेन्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ये क्या हो जाते हैं, ड्रेन्ड हो जाते हैं, इस तरह से ही वो मर जाते हैं ड्रेन होके। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, जो हमारी आंतड़ियों में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, फूड को पचाने में हेल्प करता है, उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई। भोजन की विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग किससे उत्पन्न होती है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। आपने सुना होगा बोटुलिनियम, तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है, यही जो है वो फूड पॉइजनिंग करता है। कपास में पाए जाने वाले प्रमुख कौन सा है, सेलुलोज। सेलुलोज जो प्रकाश में हम बोल सकते उसमें क्या बोलते हैं, कपास में पाया जाता है, ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, फ्लावर। कुनेन, जिसे सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है, किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, मलेरिया के लिए। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम का एक क्या रोल होता है, वो क्लोरोफिल को जनरेट करता है, जिसके कारण जो है वो प्रकाश संश्लेषण जो है आसानी से हो पाता है। अगर आप कोई भी फसल घर में उगा रहे हैं, चाहे टमाटर है, चाहे आपके लहसुन है, चाहे कोई भी है, उस पर आपने जो मैग्नीशियम की स्प्रे करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो क्लोरोफिल का अमाउंट बढ़ाता है, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है उसमें। स्टूडेंट्स, थोड़ा आपको पटाखे की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि दिवाली का मौसम है, दिवाली है, आज दिवाली है, तभी मैं अभी आपके लिए जो दिवाली में पटाखों की जगह जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी एज ए गिफ्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है, उसमें एंथोसियानिन पाया जाता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के थ्रू। इनवर्टिब्रेट जीव कौन सा है, सबसे छोटा इनवर्टिब्रेट है आपका कोलोसल स्क्वैड, है ना। कौन सा प्राणी अपने आंत इंटेस्टाइन में जल का संग्रह करता है, ऊंट, है ना। ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो इंटेस्टाइन में जल का संग्रह करता है, यानी स्टोर करता है। चट्टानों पर उगने वाले पादपों को क्या कहलाते हैं, लिथोफाइट्स। फाइट मीन्स प्लांट, लिथो मीन्स स्टोन, चट्टान, तो ऐसे प्लांट जो कि चट्टान में उगते हैं इसको बोलते हैं लिथोफाइट्स। नेक्स्ट है आपका, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, एम्फीबियन के अंतर्गत। मतलब ऐसे जीव जो जल में भी पाए जाते हैं और आपके स्थल में यानी स्थान में भी पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, इंग्लिश में इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। हल्दी पौधे के किस भाग को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टेम को। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछे जाते हैं। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है, कैप्सिंग, है ना, या आप बोल सकते हैं कैप्सिसिंग। सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा, अपने जीवन काल के किस अवस्था में कॉमर्शियल फाइबर्स उत्पन्न करता है, पपुआ अवस्था में या प्यूपा अवस्था में, है ना। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है, सदैव एक समान रहता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, जीवाणु का। वह कौन सा स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है, एकिनिडिया, है ना, या आप बोल सकते हैं एकिडना, इसको आप एकाइडना भी पढ़ सकते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका, है ना। डॉल्फिन, व्हेल और सील किस वर्ग के प्राणी हैं, स्तनपायी यानी मैमल में आते हैं सभी ये, जैसे आपका हम भी मैमल में ही आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी। अफीम, मॉर्फिन किस पौधे के अधपक के फल से प्राप्त होता है, पोपी। लहसुन में किस कारण गंध मौजूद होता है, सल्फर के कारण, है ना, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ों पौधों को क्या कहते हैं, जीरोफाइट। मतलब जीरो मीन्स जो ड्राई कंडीशन या आपके जो शुष्क जलवायु में ग्रो होते हैं, फाइट मीन्स प्लांट, सो ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जो कि आपका ड्राई कंडीशन में ग्रो होते हैं, है ना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला आपका मृतजीवी जीवाणु कौन सा है, एनाविना।
किसकी उपस्थिति के कारण दूध अक्सर खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण। कौन सा बैक्टीरिया? अगर आपसे पूछा जाए दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, वो आपका लैक्टोबैसिलस। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। राइजोबियम है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना, यानी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ये भी आपको याद होना चाहिए, इवोन्स्की ने। सवाल, विषाणु, लाइकेन और जीवाणु में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? वायरस में, है ना। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एड्स किस कारण से होता है? T4 आपका लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? वायरस के कारण। सन हेम्प जूट जो है किससे प्राप्त होती है? फ्लोएम से। जैव विकास के बारे में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? फॉसिल से। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप रेप्टाइल्स में। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है? पैलेंटोलॉजी में। लॉजी मीन्स स्टडी, पैलेंटो मीन्स जीवाश्म यानी फॉसिल्स। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सटाइवा, है ना। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। मटर का वैज्ञानिक नाम है यानी साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, है ना। और आपका वैसे ही जो है वो साइसर एरिटिनियम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? चना का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? साइसर एरिटिनियम, है ना। बॉस इंडिकस किस पालतू जानवर का वैज्ञानिक नाम है? गाय। काऊ का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो है बॉस इंडिकस, है ना। होमोसेपियंस तो आपको पता ही है, मानव का है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं आपके? हेलोफाइट्स। ऐसे फाइट यानी ऐसे प्लांट जो कि नमक की प्रेजेंस में भी पाए जाते हैं, सलाइन कंडीशन में भी ग्रो हो सकते हैं। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया से, है ना, या भूरी शैवाल से। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है ना? गैम्बूसिया फिश। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर यानी पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। जो ये जेनेटिक्स के फादर को भी जो जेनेटिक्स का फादर है वो भी ग्रेगोर जॉन मेंडल ही है, जिन्होंने कि क्लासिकल जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए यानी मेंडल्स लॉ को स्टडी करने के लिए पी प्लांट का यूज़ किया था, मटर का यूज़ किया था। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? मैंने पहले बता दिया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। और आपका हमारे तंत्र में अधिकतम जो आपका एटीपी है अणुओं को उत्पादन करने वाला पद का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। एक्चुअल में क्या होता है, जो एक मेटाबॉलिज्म का साइकिल है, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो बनाई है इस पर, पर आपके पास उतना टाइम नहीं है, सो मैं आपको 30 सेकंड में ये सब कुछ समझा देता हूँ। जब हम कोई भोजन खाते हैं अपने माउथ के थ्रू, सबसे पहले वो हमारे ओइसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा, वहाँ पचेगा। अल्टीमेटली मैं इसको जो है कोशिका के अंदर ले गया। कोशिका में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, जिससे सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल होती है, जिससे कि कम से कम आपके पहले जो है ग्लाइकोलिसिस के बाद एक मतलब पीडीएच कॉम्प्लेक्स आता है, उससे भी 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। फिर आपका आता है क्रेब्स साइकिल, जिससे कम से कम 30 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। फिर लास्ट में चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किस कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो पीएच है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही एसिडिक होता है। सो ड्यू टू एसिडिक पीएच ये भोजन को आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। किस जीव में सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते? छिपकली में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग में आपको पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 पेयर को बोलते हैं हम ऑटोजोम, है ना। सिर्फ एक पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज द XX और
एक्स वाई, एक्स फीमेल और एक्स वाई आपका मेल। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चंस, टिश्यू में मनुष्य के किस टिश्यू में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। नर्व टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें कि कभी भी सेल डिवीजन नहीं होती है ना। जब ये उत्पन्न हो गया तो हो गया। ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी अपने नर्व सेल को यूज कर रहे हैं। जितना हम यूज करेंगे, जितना हम स्ट्रेस डालेंगे, जितना हम इसको जो है वो नॉलेज देंगे, उतनी इसकी जो है एबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया फिर, है ना। डैमेज हो गया तो रिपेयर हो सकता है बट डिवाइड होके दूसरा नहीं बन पाएगा। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है दोनों में पाया जाता है। और एक क्लोरोप्लास्ट ऐसा है जो कि ओनली पादप में पाया जाता है और मनुष्य में नहीं पाया जाता है। कोशिका के आकार में वृद्धि होने को क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। एड्स वायरस के कारण होता है। उसका आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, ये आपने ध्यान रखना है। आरएनए उसका जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है। इबोला एक विषाणु है। एक विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है वायरस के बारे में। विषाणु मतलब वायरस। कोरोना वायरस भी डिटेल में पढ़ाया हुआ। आप कोरोना वायरस की वीडियो जरूर देखना, उससे भी जो है फॉरेस्ट गार्ड में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। शैवालों की कोशिकाएं भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ये हम पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ आई थिंक। तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा में कौन सा स्वपोषित है, शैवाल। आलू में मोजाइक डिजीज का कारक तत्व कौन सा है, विषाणु। कैल्प किससे प्राप्त होता है, समुद्री शैवालों से, है ना। हम बोल सकते हैं आपका अटलांटिक महासागर में मौजूद एक सी का नाम सरगासो सी है। क्यों पड़ा, शैवालों के कारण ही, है ना। मिसल्स किस संक्रमण के कारण होता है, विषाणु के कारण। जो मिसल्स एक डिजीज है वो विषाणु के कारण ही होती है। सार्स क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। जो आपका कोविड वायरस है ना, कोविड-19, वो भी सार्स फैमिली से ही बिलोंग करता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होता है, राइबोसोम्स, मतलब जो प्रोटीन बनाने में सहायता करता है वो है राइबोसोम्स आपका। ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, मैंने आपको पहले ही बोल दी, 46, 23 पेयर, है ना। पौधों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है, कैल्शियम। ध्यान रखना, जो जंतु है हमारे में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ओनली पौधों में ही पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है आपका माइकोप्लाज्मा। पहले भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, वो है ओवम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है आपका आपने ध्यान रखना है, कॉलेरपो, है ना। यानी कॉलेरपा टेक्सीफोलिया जो है सबसे बड़ी पादप सेल है, कॉलेरपा टेक्सीफोलिया। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्पर्म। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन की क्रिया कहाँ उत्पन्न होती है, ओविडक्ट में। मानव शरीर में किस पोषक तत्वों की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी कम होती है, प्रोटीन के कारण। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, वो है आपकी विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, दैट इज द ट्रिप्सिन, है ना। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, 70 ग्राम। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस किस अंग में संपन्न होती है, छोटे अंग में। मांस की तुलना में मछली के सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, मल्टी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण। शरीर में कौन सा तत्व अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, फास्फोरस। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, लीवर में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है, सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, त्वचा में। दूध का श्वेत रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण, है ना। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक जो संतरा में पाई जाती है। ये तो अच्छा, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, विटामिन डी और आपका विटामिन B3।
स्वप्न को सबसे अधिक समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दैट इज द विटामिन B6। बासमती के चावल पकाने पर इसके दाने लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। ठीक है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। बार्क्स पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? उसको बोलते हैं हम कॉर्टिकोलस, है ना, कि ऐसे कवक जो कि प्लांट के आउटर सेल में ग्रो हो जाते हैं। किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? फंजाई में, है ना। कवकों द्वारा संचित यानी रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन में। गोबर पर उगने वाले कवक यानी फंजाई क्या कहलाते हैं? दैट इज कॉल्ड द कॉप्रोफाइलस, जो गोबर पे ग्रो होते हैं, है ना। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्वों की खोज की थी? विटामिन की, है ना। कैसिमिर फंक ने जो विटामिन पोषक तत्वों की खोज की थी। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है आपका साइनोकोबालामिन। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण शारीरिक विधि में कमी और कन्या संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं? विटामिन ए के कारण। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सही है? विटामिन C, है ना। नेक्स्ट है आपका जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन B और C, है ना। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B3 के कारण। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के कारण। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वो आपका ADE, है ना। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? मैग्नीशियम एक ऐसा है जो कि स्टोन को रोकता है। मसूड़ों में सूजन तथा रक्त का आना किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन C के कारण। अगर विटामिन C की कमी हो जाए तो आपका मसूड़ों में दर्द होती है। कौन सा फल सक्रिय रोग के उपचार में सर्वाधिक उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व प्रोटीन किस अनुपात में होने चाहिए? मतलब पोषक तत्व होना चाहिए 1/2 भाग में, है ना। एक संतुलित आहार में ये हमारा हो गया। किसकी कमी से आपका क्रिटिनिज्म, है ना, यानी मंदबुद्धि और बोना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से, है ना। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन D। विटामिन K का साइंटिफिक नेम है आपका फिलोक्विनोन। किस विटामिन का काम जो लीवर में आपका प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है? विटामिन K, है ना। किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग होता है? वो है आपका विटामिन D। विटामिन B6 का केमिकल नाम है आपका पायरिडॉक्सिन। B9 का केमिकल नाम है फॉलिक एसिड। B5 का केमिकल नाम है पेंटोथेनिक एसिड। B7 का केमिकल नाम है बायोटिन। B1 का है थायमिन। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नेम है? विटामिन B2, है ना। विटामिन E का रासायनिक नेम है टोकोफिरोल। विटामिन D का है कैल्सिफिरोल, है ना। और आपका निकोटिनिक एसिड है आपका विटामिन B3 का केमिकल नाम। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12। टेंडोन किससे जोड़ती है? टिश्यू से। पेशी को अस्थि से, है ना। टिश्यू को बोन से। बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑसिन। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों में होता है? संयोजी ऊतकों में। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। फोटोसिंथेसिस की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल में, है ना। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। या मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जो मॉक टेस्ट 1 बनाया है उसमें मैंने आपको एक मैकेनिज्म समझाया है, दैट इज असेंट ऑफ सैप। इसको आप अलग से भी मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं, असेंट ऑफ सैप मैकेनिज्म को। नेक्स्ट है आपका किस क्रिया के दौरान और ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? फोटोसिंथेसिस के दौरान, है ना। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हो गया जाता है आपके फूल से। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? मलबरी, शहतूत में, है ना। पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में कौन सा कार्य होता है? अब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, मैं कुछ एक क्वेश्चन जो है छोड़ रहा हूँ, आपने हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकात्रण होता है? टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? लाइकेन, है ना। एफ्लाविश किससे बना होता है? कवक से।
प्याज के किस भाग को हम खाते हैं? तना को, है ना। आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? वॉक्समैन ने। टिक्का डिजीज किस में होती है? मूंगफली में। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। मानव शरीर की सबसे बड़ी कैविटी कौन सी है? सीलम और स्पेलेंसनिक कैविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जिसे स्टेपिस कहा जाता है, कान में। श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? 4%। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मोटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? CO2, पायरुविक एसिड। लार किसके पाचन में सहायक है? जो लार है ना, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहाड़ों पर रहने वाले पौधों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है, यानी कंडेंस होती है, लेस कंडेंस होती है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त वाएं अलिंदा यानी लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये भी मैं जो अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आप जो है वो वीडियो को विजिट यानी चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो है वो रेस्पिरेशन जो डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा बनाया जाता है? यकृत द्वारा, है ना। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? वो आपका सिक्रेटिन। लार का pH होता है 6.8। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, है ना। मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रवण होता है? वो आपका पैनक्रियाज। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण किया जाता है? वो आपका फाइब्रिनोजोन्स तथा प्रोथम्बिन्स। ऊंट का कुबर किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? वसाए उत्तक। प्लाज्मा में जल जो 90% होता है। किस उत्तक के नख, खूर और सींग बने होते हैं? केराटिन के, है ना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक था आपका हरगोविंद खुराना। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। क्रिश्चियन वॉर्नर किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए, है ना। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियल उत्तक। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है? मध्यवर्ती यानी आपका सेंट्रल इंसिजर। एक स्तनधारी जीव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करता है? लीवर। मानव शरीर के किस संरचना में वेल्स डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। हेमिकॉर्डेट्स अंग के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? ग्लोमेरुलस के द्वारा। ये आप देख लेना, मैं यहाँ पे जो स्लाइड रोकता हूँ 10 सेकंड के लिए। मैं देख रहा हूँ कितने क्वेश्चन बचे हुए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से जो स्लाइड आगे करता हूँ। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, ब्लड से भी। आप इन हर एक क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्राउंडबेटिंग ने। आगे आपने ये क्वेश्चन भी रीड कर लेना केयरफुली। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एरोटा। आपने क्या करना है, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना है और आराम से जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस। एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे स्लाइड ताकि आप जो हर एक क्वेश्चन को रीड कर सके। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर कम हो जाए उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब लो, अगर नॉर्मल रहे तो उसको बोलते हैं आपको नॉर्मोग्लाइसीमिया, ठीक है।
निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। ये देख लेना आपने, हाइपोटेंशन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, जूलॉजी का पार्ट है यहाँ पे, ग्लैंड्स। पशुओं के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की इंजेक्शन लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आई थिंक आपने यहाँ भी जो क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो 450 या 500 के अराउंड जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन लाए हैं, ऐसे ही मैं अब आपको क्या करूँगा कि फिजिक्स के लाऊंगा, एंड देन केमिस्ट्री के लाऊंगा, देन मैथ्स के लाऊंगा, कम से कम 400 क्वेश्चन। तो आपने जो है वो एक दिन में सारे जो वीडियोस देख लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एज वेल एज मैं जीके, हिंदी और इंग्लिश की कंबाइन वीडियो लाऊंगा। फिर एक लास्ट में जो है एक कंबाइंड मॉक टेस्ट लाऊंगा, है ना, जिसमें कम से कम जो आपको 200-300 क्वेश्चन दे दूंगा सभी सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से भी, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, आपके जीके से भी, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी, सभी से मैं आपको जो क्वेश्चंस देता रहूँगा। सो स्टूडेंट्स, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाए। मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अभी जो है वो 2 से 3 घंटे के बाद फिजिक्स की वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें भी 450 क्वेश्चन हो गए। फिर जो है वो 2 से 3 घंटे बाद जो केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर दूँगा, फिर मैथ्स की, एंड देन द जीकेज, हिंदी और इंग्लिश की, और देन कंप्लीट मॉक टेस्ट। सो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं, और ये वीडियो जो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।